बुढ़ापे में रोटी का सहारा। माँ, आज रीना की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके घर सर में दर्द हो रहा था, इसलिए पूरे दिन से रेस्ट कर रही है। अब तुम ही बताओ, उसकी इतनी तबीयत खराब है तो वह तुम लोगों के लिए खाना कैसे बनाएगी? अगर इतनी भूख लगी है तो अपने और पिताजी के लिए तुम खुद खाना बना लो। और वैसे भी तुम दोनों चार चार रोटियां खाते हो। अब बेचारी ऐसी गर्मी में पसीना बहाकर तुम लोगों के लिए चार चार रोटियां बनाएगी तो उसका और सर दर्द हो जाएगा। मैं तो अपना सूप पीऊंगा। पत्नी को आवाज देते हुए महेश कहता है। डार्लिंग, तुम्हारे लिए भी सूप बना लूं? नहीं, मुझे सूप नहीं पीना, मेरे लिए कॉफी बना दो। जी डार्लिंग, अभी तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाया। रीना और महेश हॉल में चुपचाप बैठे हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। घर में एक सन्नाटा सा छाया है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही महेश की अपने घर पर माता पिता से बात हुई थी। पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। माँ का फोन आया था कि बेटा, डॉक्टर ने किसी बड़े शहर में अच्छे से डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा है, इसीलिए हम दोनों तुम्हारे पास आ रही हैं। अपने पास आने के शब्दों को सुनकर रीना और महेश दोनों ऐसे शांत हो गए जैसे उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। वैसे रीना और महेश को माता पिता को अपने पास आने से मना करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन क्या करें, अभी 2 महीने पहले ही दोनों ने अपना घर खरीदा है। घर को बनवाने में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। बाद में उसे अपने पिताजी से 3 लाख की जरूरत पड़ी थी। पिताजी ने 2 महीने पहले ही उसे 3 लाख रुपए भेजे थे। अब इतने सारे पैसे लिए हैं तो वह अपने माता पिता को आने से मना भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि वह दोनों अपने पास बूढ़े माता पिता को नहीं बुलाना चाहते। रीना तो साफ साफ कह देती थी कि तुम्हारे माता पिता हमारे स्टेटस के नहीं हैं, पूरे गांव गंवार लगते हैं, मैं उनको अपने साथ नहीं रखूंगी। 4 लोगों को बताने में भी शर्म आती है कि यह हमारे सास ससुर हैं। महेश कहता है। रीना, बुलाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अभी मना करूंगा तो माँ को लगेगा कि कुछ दिन पहले हमने इतने सारे पैसे दिए और बेटा हमें कुछ दिनों के लिए इलाज के लिए भी नहीं बुला सकता। दूसरे दिन सुबह सुबह ही माधुरी जी और उनके पति शवि नारायण जी अपने बेटे बहू के पास दिल्ली आ गए। दादा दादी को देखकर 6 साल का पोता भाग कर आया और अपनी दादी की गोदी चढ़ गया। कभी दादा की गोदी चढ़ता तो कभी दादी की, उसे बहुत अच्छा लगता। तभी रसोई से निकलकर रीना भी आई और फॉर्मेलिटी के लिए सास ससुर के पैर छूकर रसोई में वापस चली गई। बेटा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसने भी पैर छुए और कहा, पिताजी, अब आप आ गए हैं, चाय नाश्ता कर लीजिए, मेरे ऑफिस का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर वह निकल गया। रसोई में खड़ी हुई थी रीना। सास ससुर को चाय देकर कमरे में जाकर बैठ गई। किसी से कोई बात नहीं की। माधुरी जी बेटी बहू के घर में पहली बार आई थी, इसलिए उन्हें यह पता भी नहीं था कि उन्हें किस कमरे में ठहरना है और कहाँ पर वॉशरूम वगैरह है। पोते से कहती हैं, बेटा वॉशरूम कहाँ है, मुझे नहाना है। 6 साल का पोता शिवम दादी को वॉशरूम बताता है। नहाकर दोनों पति पत्नी सोफे पर आकर बैठ गई। उनका सामान भी हॉल में ही रखा हुआ है। अभी तक उन्हें पता ही नहीं है कि सामान कहाँ रखना है। सुबह सुबह ही बहू बेटे के घर आ गए थे। बहू ने चाय के साथ 2 बिस्किट दिए थे। अब दोपहर के 12 बज रहे थे। बहू तो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली। माधुरी जी बहू के कमरे में जाती हैं। बहू आराम से फोन चला रही है। रीना, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ कि तुमने मुझसे बात भी नहीं की। मैं अकेले हॉल में बैठी हूँ, आकर मुझसे बात कर लो, इतने वर्षों बाद आई हूँ। और तुम्हारे पिताजी के खाने का समय हो गया है, उन्हें दवाइयाँ भी देनी है, खाना जल्दी से बना लो। माँ जी, बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई हो, एक बार पूछ कर आना चाहिए। अभी रुको, उधर मैं ही बाहर आ रही हूँ। और हमारे इधर इतनी जल्दी कोई भी खाना नहीं खाता।
हम लोग 2 बजे खाना खाते हैं, अभी 12 ही बजे हैं। और वैसे भी हम दोनों अभी डाइनिंग कर रहे हैं, तो रोटी चावल खाते ही नहीं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। फिर धीरे से बड़बड़ाती है, अब इन दोनों के लिए मुझे रसोई की ऐसी गर्मी में रोटियां सेकनी पड़ेगी। बहू, तुम कुछ कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जरा तेज कहो। कुछ नहीं माँ जी, तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। बहू की बात सुनकर माधुरी जी को बहुत बुरा लगा कि बहू के कमरे में आने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ेगा। बहू से कुछ नहीं कहती, चुपचाप से वापस सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। रास्ते में खाने के लिए मटरी और खस्ता बनाकर लाई थी, वही अपने पति को खाने के लिए दे देती हैं और उसके बाद दवाई खिला देती हैं। घंटे बाद बहू कमरे से बाहर आई और रसोई में जाकर मूंग की दाल चढ़ा दी। साथ में आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी। थाली में मूंग की दाल और एक रोटी रखकर ससुर जी को दे आई। रोटियां बहुत छोटी थी और बहू एक एक करके रोटियां दे रही थी। अब शिव नारायण जी और माधुरी जी ठहरे गांव के आदमी। वहां पर उनकी मेहनत भी ज्यादा होती है, काम भी ज्यादा होते हैं, तो वह रोटियां भी 4 या 6 खाते हैं। और फिर रोटियां छोटी छोटी थी। शिव नारायण जी बहू के हाथ की 6 रोटियां खा गई और जब माधुरी जी के खाना खाने की बारी आई तो वह भी 4 रोटियां खा गई। बहू को जब रसोई में इतनी रोटियां बनानी पड़ी तो वह चिड़चिड़ा गई, क्योंकि उसे रोटियां बनाने में बहुत उलझन लगती थी। और उसके सास ससुर तो चक्कर भी नहीं खाते, अपने लिए तो उसे खाना बनाना नहीं आता था। सास ससुर के लिए ऐसी गर्मी में रसोई में खाना बनाना उसे बहुत भारी पड़ रहा। बहुत चिड़चिड़ा रही थी। सबके लिए खाना खाने के बाद रीना हॉल में आकर चिड़चिड़ाते हुए कहती है, अब उठाओ इधर से अपना सारा सामान। 3 बजे मेरे बेटे के सर उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते हैं और उसका इधर सोफे पर हॉल में बैठकर ही पढ़ाते हैं। अब इधर तुम्हारा सामान इतना फैला रहेगा तो वह बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? और पूरा घर कितना गंदा लग रहा है। तुम लोगों के आने से घर फैल गया। माँ जी, यह छोटे छोटे थैले उठाकर मेरे साथ आओ। और रीना सास को ऐसे कमरे में ले गई जहाँ पहले से ही बहुत सारा सामान भरा हुआ था। जमीन पर एक गद्दा पड़ा हुआ है। माँ जी, इसी कमरे में अपना सामान रख लीजिए, इसी में आपको रहना है। माधुरी जी चारों तरफ नजरें फैलाती हैं। पूरे कमरे में घर की बची हुई चीजें रखी थीं। अभी नया घर बनाया है, तो कुछ लकड़ी के टुकड़े, बड़े बड़े कांच, पेट के डिब्बे सभी इस कमरे में रखे हैं। नीचे गद्दा पड़ा है। बहू, कोई और कमरा नहीं है? इस कमरे में तो हम ठीक से लेट भी नहीं पाएंगे। चारों तरफ सामान भरा हुआ है और कितनी ज्यादा पेट की बदबू आ रही है। माँ जी, घर में 3 ही कमरे हैं, एक मेरा और एक बच्चे का और एक यह कमरा है जो मैंने आप लोगों को दिया है। इसके अलावा घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। माधुरी जी अब कमरे में अपना सामान रख लेती हैं, पति का हाथ पकड़कर ले जाती हैं। दवाई खाने की वजह से शिव नारायण जी को नींद आ गई और वह सो गई। माधुरी जी भी उसी कमरे में बैठ गईं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटे बहू के घर नहीं, किसी अनजान लोगों के घर आई हैं, जहाँ ना तो कोई उनसे ठीक से बर्ताव कर रहा है और ना ही बात। बेटा तो पहले ही ऑफिस चला गया। बहू का व्यवहार तो उन्हें वैसे ही पसंद नहीं आ रहा था। एक पोता था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मन लग रहा था, लेकिन बहू ने उसको भी खींचकर जबरदस्ती कमरे में सुला दिया। घर का सूनापन उन्हें काट रहा था। थोड़ी देर में माधुरी जी रसोई में पानी लेने के लिए गईं, तो देखा कमरे में बहू अपनी माँ से बात कर रही है। माया बुढ़ा बुढ़िया मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था इन लोगों को अपने पास बुलाना। और पता है माँ, बुढ़ा बुढ़िया 4-4 रोटी खाते हैं। मैं तो इतनी गर्मी में उन्हें 4 रोटी बनाकर पसीना पसीना हो गई। पता नहीं इतने बुढ़ापे पर 4 रोटी कैसे खा जाते हैं। फोन पर उसकी माँ कहती है, बेटा तू चिंता ना कर, अगर तेरी सास 4 रोटी खाती है तो तू 4 रोटी के बराबर उससे काम भी ले लिया कर। फोकट की 4 रोटियां मत खिला।
अगर तू उन दोनों को बैठाकर खिलाएगी तो उन्हें तो तेरे पास बैठकर खाने की आदत बन जाएगी। मैं कहती हूँ तू आज शाम से ही अपनी 4 रोटियां वसूलना शुरू कर दे। माँ की बात सुनकर रीना खुशी से उछल जाती है और कहती है, माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच सोचकर परेशान थी कि इतने दिनों तक बुढ़ा बुढ़िया को मुझे सुबह शाम 4 रोटियां बनाकर खिलानी पड़ेगी। माधुरी जी बहू की बातें सुनकर दंग रह गईं कि आज बहू के घर आए हुए पहला दिन ही है और एक बार ही बहू ने खाना खिलाया है। उस पर ही मायके अपनी माँ से शिकायत लगा दी। सास ससुर 4 रोटियां खाते हैं। आंखों में आंसू आ गए। रसोई से एक गिलास पानी लिया और कमरे में आकर बैठ गईं। तब तक उनके पति शिव नारायण भी जाग गए। पत्नी की आंखों में आंसू देखा तो पूछा, क्या हुआ भगवान, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? माधुरी जी बात को बनाते हुए कहती हैं, मेरी आंख में कोई आंसू आंसू नहीं है। मैं तो बस रसोई में पानी पीने गई थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर अपने पति को बहू की सच्चाई बता दी तो वह अभी के अभी गांव वापस चले जाएंगे और फिर उनके इलाज का क्या होगा। वह तो अपने पति का इलाज कराने के लिए बहू बेटे के पास आई हैं। भले ही बहू बेटे अब कुछ भी कह रही हों, लेकिन मैं अपने पति का पूरा इलाज करके ही जाऊंगी। जैसे ही रात का खाना बनाने का समय आया, रीना अपनी सास से कहती है, माँ जी जरा रसोई में आटा लगा दीजिए और फ्रिज से लौकी निकाल कर रखी है, उसको भी धुलकर अच्छे से काट दीजिए। तब तक मैं भगवान की संध्या आरती करके आती हूँ। माधुरी जी समझ जाती हैं कि बहू ने उनसे 4 रोटी वसूलना शुरू कर दी। पति के इलाज के खातिर माधुरी जी चुपचाप से रसोई में जाकर आटा लगाती हैं और सब्जी काट देती हैं। जब बहू रोटियां बनाने लगती है तो वह बहू से कहती हैं, बहू मेरा रात को खाने का मन नहीं, मैं रोटियां नहीं खाऊंगी, तुम बस अपने ससुर जी के लिए ही 4 रोटियां सेकना, मेरे लिए नहीं। माधुरी जी की बात सुनकर रीना खुश हो गई कि चलो अच्छा है, बुढ़िया का रात का खाना नहीं खाएगी तो मुझे 4 रोटियां नहीं सेकनी पड़ेगी। रात तक बेटा भी ऑफिस से आ गया। सभी लोग खाना खाने लगे, अपने अपने कमरे में जाने लगे तो माधुरी जी कहती हैं, बेटा सुबह ही तुम्हारे पिताजी को हॉस्पिटल लेकर चलना है, तुम कल की छुट्टी ले लेना। तुम्हें तो पता है एम्स जैसे अस्पताल में दिखाने में पूरा दिन लग जाता है, बहुत भीड़ होती है। पहले भी एक बार मैं गई थी, सुबह से रात हो गई थी। रीना अपने पति की तरफ हंसते हुए कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हें ज्ञान दे रही है, ऐसा लग रहा है कि वही सब कुछ जानती हो, तुम्हें कुछ ना आता हो। रीना की बात सुनकर महेश चिड़चिड़ाता हुआ कहता है, माँ मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है, जाओ अपने कमरे में समय से जाकर सो जाओ। माधुरी जी कमरे में जाकर लेट गईं, लेकिन रात का खाना न खाने की वजह से उन्हें भूख लग रही थी। अपने छोटे से झोले से वह मटरी और लड्डू निकालती हैं और खाने लगती हैं। शिव नारायण जी कहते हैं, तुम इतनी रात को क्या खा रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना खाने से मना क्यों किया? नहीं, उस समय मेरा खाना खाने का मन नहीं था, पेट पूरा भरा लग रहा था, लेकिन अब जब रात के 12 बज रही हैं तो मुझे भूख लगी है, इसलिए सोचा कुछ खाकर सो जाऊंगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तुम सो जाओ, मैं अब शोर नहीं करूंगी। कुछ खाने के बाद ही माधुरी जी को नींद आई। शिव नारायण जी अपनी बहू के व्यवहार से अनजान थे। वह सुबह उठकर बहू से कहते हैं, बहू अस्पताल ले जाने के लिए पूरी और आलू की सब्जी बना देना और थोड़ी ज़्यादा ही बना देना, क्योंकि पूरा दिन लगा है। घर से कुछ खाने पीने को ले जाएंगे तो ठीक रहेगा, बाहर के खाने से तो अच्छा ही है। रीना महेश की तरफ मुंह बनाते हुए कहती है, अब इतनी सुबह सुबह उनके लिए पूरी सब्जी कौन बनाएगा? मुझसे इतनी गर्मी में पूरी सब्जी नहीं बनेगी, तुम ही संभालो अपने पिताजी को। महेश कहता है, क्या पिताजी, तुम भी पूरी सब्जी की बात कर रही हो? तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं है, पूरी सब्जी खाओगे और खराब हो जाएगी। अस्पताल में खाने के लिए सब मिलता है, उधर कुछ खरीद लेना और खा लेना। बेटे की बात सुनकर शिव नारायण जी उसका मुंह देखते रह जाते हैं।
कि ऐसा भी क्या कह दिया जो बेटा इतना चिड़चिड़ा रहा है। माधुरी जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अस्पताल में लेकर ही खा लेंगे, तुम घर पर कुछ मत बनाओ। दोनों लोग घर से बिना कुछ खाए ही अस्पताल के लिए निकल गए। जाकर सीधा पर्चे वाली लाइन में लग गए। पूरे 3 घंटे लगे जो पर्चा बनने में। सुबह के 9 बजे गए। गांव में तो वह 7 बजे ही नाश्ता कर लेते थे। भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। बेटा भी पता नहीं फोन पर किससे बात करते हुए चला गया। तभी माधुरी जी देखती हैं कि अस्पताल के बाहर ही एक फल का ठेला है। वह उधर से कुछ फल खरीद लाती हैं और पति को खाने को देती हैं। खुद भी केला खा लेती हैं। अस्पताल में दिखने में पूरा दिन निकल गया। डॉक्टर ने बताया कि शिव नारायण जी के पेट में बड़ी बड़ी पथरी दो हैं, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 दिन बाद डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहता है। शाम को जब वह दोनों वापस आए तो बहुत जोरों की भूख लगी थी। किसी तरह से फल खाकर अपना पूरा दिन निकाला था। सोचा था घर आकर उन्हें खाना मिलेगा, लेकिन यह क्या, इधर तो बहू ने खाना ही नहीं बनाया। माधुरी जी रसोई में पति के लिए खाना परोसने को गई तो रसोई में कुछ बना ही नहीं था। हॉल में बैठे हुए बेटे से कहती हैं, बेटा बहू ने आज खाने में कुछ नहीं बनाया। तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज भूख लग रही है। झुंझलाते हुए राकेश कहता है, माँ आज रीना की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए पूरे दिन से रेस्ट करी है। अब तुम ही बताओ, उसकी इतनी तबीयत खराब है तो वह तुम लोगों के लिए खाना कैसे बनाएगी। अगर इतनी भूख लगी है तो अपने और पिताजी के लिए तुम खुद ही बना लो। और वैसे भी तुम दोनों 4-4 रोटियां खाते हो। अब बेचारी ऐसे गर्मी में पसीना बहाकर तुम लोगों के लिए 4-4 रोटियां बनाएगी तो उसका और सर दर्द हो जाएगा। मैं तो अपना सूप पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। पत्नी को आवाज देते हुए महेश कहता है, डार्लिंग तुम्हारे लिए भी सूप बना लूं क्या। नहीं, मैं सूप नहीं पीऊंगी, मेरे लिए कॉफी बना देना। यस डार्लिंग, अभी बना कर लाया। महेश की बात सुनकर शिव नारायण जी को बहुत गुस्सा आता है। वह बेटे से कुछ कहने को होते हैं कि तभी माधुरी जी हाथ पकड़ लेती हैं। छोड़ो, हम जिसके लिए आए हैं वह काम करते हैं, बाकी कौसा हमें इधर रुकना है। पूरे दिन से थकी हारी होने के बावजूद भी माधुरी जी रसोई में अपने और पति के लिए खाना बनाती हैं। अपने लिए वह सिर्फ 2 रोटियां ही बनाती हैं। बेटी बहू की बातों और व्यवहार से दोनों ही बहुत आहत हैं। शिव नारायण जी कहते हैं, भगवान मुझे बेटे बहू का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या बहू हमारे लिए खाना बनाकर नहीं रख सकती थी। तुम दिन भर से अस्पताल में व्यस्त थी और आकर खाना बनाना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ जब से आई हो बहू बहुत कम खाना बना हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शहरों में हर छोटे छोटे होते हैं, इतना चलना फिरना नहीं होता तो खाना पचता ही नहीं, इसलिए कम खा रही हूँ और कोई वजह नहीं है। बेटी बहू के व्यवहार का दोनों पति पत्नी अच्छी तरह से समझ रहे थे। माधुरी जी सिर्फ अपने पति के इलाज के खातिर चुप थी। 2 दिन बाद पति का बहुत अच्छी तरह से ऑपरेशन हो जाता है और उसके 3 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। इन 4-5 दिनों में माधुरी जी को बहू बेटे का रवैया समझ में आ गया था कि बहू खाना बनाने में बहुत ही कामचोर है। उसे रसोई में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं और हम दोनों का खाना भी बहू बेटे को ही खटकता है। इसलिए बहू बेटे के रवैया को देखकर माधुरी जी ने भी खाना पीने का रास्ता निकाल लिया। अब वह जब भी अस्पताल दिखाने जाती तो ढेरों फल भर कर ले आती और वही खाती। ना तो खाने के लिए बहू से कहती और ना ही आप खुद बनाती। बहू ने देखा कि आज पूरा दिन निकल गया और सास ससुर ने खाने के लिए कुछ नहीं मांगा और ना ही सास ने रसोई में जाकर कुछ बनाया, तो वह सास ससुर के कमरे में जाकर देखती है कि आखिरकार चल क्या रहा है। यह लोग बिना खाए कैसे रह रही हैं। तब तक कमरे से बाहर आती हुई माधुरी जी उसे देखती हैं तो कहती हैं, माँ जी मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना देना और साथ में कुछ खाने के लिए भी। बहू तुम तो डाइटिंग पर हो, कुछ खाती पीती रही हो और मुझे तो बिना शक्कर की चाय बनानी नहीं आती।
मुझे शक्कर दूध वाली चाय ही बनानी आती है। यह काली चाय मुझसे नहीं बनेगी, तुम अपनी चाय खुद ही बना लो। सास का जवाब सुनकर रीना तिलमिला गई और सीधा सास के कमरे में धमकी। बहू ने सास ससुर के कमरे में सेब, अनार, अनानास जैसे फल रखे हुए देख लिए तो हंगामा मचा दिया कि तुम्हारे माँ बाप तो फलों पर जिंदा हैं, कितना खर्च करते हैं, फल ही फल खाते हैं। और तो और उन्होंने अपने कमरे में जूस के डिब्बे भी रखे हैं। कितना पैसा बर्बाद करते हैं तुम्हारे माता पिता। आज तो तुम्हें उनकी खबर लेनी ही पड़ेगी। हम तो शहर में किस तरह से पैसे बचा बचा कर चलते हैं और यह लोग फल में आलतू फालतू की चीज़ों में पैसा बर्बाद कर रही हैं। क्या इलाज में पहले से ही पैसा कम खर्च नहीं हो रहा, जो ये लोग खाने पीने में इतना पैसा खर्च करते हैं। महेश रीना की बातों को सुनकर आग बबूला हो जाता है। माता पिता के कमरे में जाकर देखता है तो सेब, केला, अनार का ढेर लगा हुआ है और उसकी माँ अनार छीलकर पिताजी को दे रही है। महेश तमतमाता हुआ कहता है, शर्म नहीं आती माँ, फलों पर इतना सारा पैसा खर्च करते हुए। इतने सारे फल मंगा कर रखे हैं, कौन खाएगा इतने सारे फलों को। हम तो शहर में रहकर एक एक पैसा बचा रही हैं और तुम इधर सारे पैसे बर्बाद करी हो। बेटा, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, इसलिए उनके लिए फल लाई हैं। अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। अगर अच्छे से खिलेंगे पिएंगे तो उनकी कमजोरी आ जाएगी। तब तक दरवाजे पर डोरबेल बजती है। रीना दरवाजा खोलती है तो देखती है एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। वह कहता है कि इस घर में शिव नारायण जी ने खाना मंगवाया है। क्या उन दोनों ने खाना मंगवाया है? खाने को देखकर रीना आग बबूला हो जाती है। चिल्लाकर महेश को आवाज देती है, देखो महेश, तुम्हारे माता पिता कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब तो बुढ़ा बुढ़ी बाहर से खाना भी मंगाने लगे। महेश डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना लेकर माता पिता के कमरे में गया और तमतमाते हुए कहता है, यह क्या है माँ, तुम घर में खाना नहीं बना सकती थी जो बाहर से खाना मंगा रही हो। शिव नारायण जी उठकर बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगा देते हैं और कान खींचते हुए कहते हैं, कुछ तो शर्म कर ले बेटा। तेरी बीवी 4 रोटी खिलाती है तो तुम दोनों को अखरती है। हम दोनों को 4 रोटियां भी तुम लोगों को खिलाई नहीं जाती और अब जब हम अपने पैसों से बाहर से खाना मंगाकर अपना पेट भर रही हैं तो तुम्हें उसमें भी तकलीफ हो रही है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बहू बेटे के घर में होते हुए भी मुझे बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें शर्म कैसे आएगी? तुमने तो बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है। अपने फल के लिए और खाने के लिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। पहले तुम अपनी बीवी से 4 रोटी बनवाना तो सीख लो, तब मेरे ऊपर उंगली उठाने के लिए कितना पैसा खर्च कर रही हो। लानत है ऐसे बेटी बहू पर जो अपने सास ससुर को खिला भी नहीं सकते। पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए किया है, एक एक पाई बचाकर तुम्हें पढ़ाया है, इस काबिल बनाया है। आज भी गांव में रहकर अपना कमाता हूँ, तुमसे नहीं मांगता। और तुम मुझसे कह रही हो मैं फालतू का पैसा खर्च करता हूँ। बेटी बहू के घर में रहकर भी भूखे मरना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी पत्नी और तुम हमें समय से 4 रोटी खाने को दे देते तो हमें यह बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी। भाग्यवान, अपना सारा सामान बैग में भर लो। अब हम इन दोनों के घर एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम किसी होटल में रुक जाएंगे या धर्मशाला में रुक जाएंगे, लेकिन बेटे बहू के घर नहीं रुकेंगे। पता नहीं क्या संस्कार लेकर आई है तुम्हारी पत्नी अपने मायके से, जो सास ससुर को रोटी भी बनाकर नहीं खिला सकती। भगवान न करे कि कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम अपने बेटे के घर जाओ और वह तुम्हें खाने के लिए भरपेट खाना भी ना दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा। माधुरी जी बैग में सारा सामान पैक कर लेती हैं। माधुरी जी भी अपने बेटे बहू के व्यवहार से बहुत ज्यादा आहत थी। जाने से पहले वह बहू बेटे से कहती हैं
कि इस घर को खरीदने में तुम्हारे पिताजी ने 3 लाख रुपए दिए थे। वह सारे के सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। अब हम तुम्हें अपने पैसे नहीं दे सकते। 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस कर देना। अगर मेरे पैसे वापस नहीं किया तो हमारे पास और भी तरीके हैं अपने पैसे निकलवाने के। अब हम तुम्हारे पास अपना एक पैसा भी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे जैसे कंजूस और कामचोर बहू बेटे भगवान किसी को ना दे। हम अपने गांव में ही अच्छे हैं। इतना कहकर सामान उठाकर बेटे बहू के मुंह पर दरवाजा फाटक से बंद कर देते हैं और दोनों पति पत्नी स्टेशन के लिए निकल गए। तो दोस्तों, क्या बच्चों के लिए माता पिता की बुढ़ापे पर 4 रोटियां भी इतनी भारी पड़ती हैं कि वह उन्हें नहीं खिला सकते? जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व निछावर कर देती हैं, उन माता पिता को 4 रोटियां क्यों अखरती हैं? अगर बहू बेटे इस तरह के हैं तो माता पिता को भी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। माधुरी जी और शिव नारायण जी की तरह अपनी जिंदगी को और बुढ़ापे का फैसला करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? और अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।